इंडिया का कंटेंट क्रिएटर किस तरह से इवॉल्व कर रहा है। अगर मैं अपना बात करके चलूँ 2017 में मैंने फोन से रिकॉर्डिंग शुरू करी थी, विदाउट माइक विदाउट एनीथिंग। आज कोई नहीं कर सकता। अभी क्या होता है, हाई पेस एडिटिंग चलती है, बहुत सारे चैनल्स करते हैं जहाँ पर क्या होता है 3 सेकंड के अंदर कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, कड़ 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 कड़। तो वो जो चेंज हो रहा है वो खत्म हो जाए। क्या चैलेंजेस अभी होते हैं आपको पता हो डे 1 पे ही आपके KPI क्या है, आप कंटेंट क्यों क्रिएट कर रहे हो, व्यूज के लिए कर रहे हो, पर्सनल ब्रांड के लिए कर रहे हो, कम्युनिटी बनाने के लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, ये पता होना चाहिए। कंटेंट से पैसा कैसे बनाया जाए। वीडियो देखोगे, ऐड आएगी, उससे पैसा बनेगा। दूसरा ब्रांड स्पॉन्सर्स होगा। तीसरा पेड गेस्ट हो सकते हैं। तो बड़े बड़े जो पॉडकास्टर्स है वो कुछ लाख रुपए टाइप्स भी लेते हैं। पैसा ही पैसा होगा। हमने देखा कि डोली चाय वाले के साथ में बिल गेट्स का कोलैबोरेशन हुआ। पीपल कॉल इट अ क्रिंज कंटेंट, ये प्योर क्रिंज है, बट स्टिल हम बड़े कोलैबोरेशन देखते हैं। पुनीत सुपरस्टार, वो क्या है, वो भाई बहुत स्मार्ट बंदा है वो। साहिल भाई, वेलकम टू आशीष इंटरेक्शन पॉडकास्ट। आई एम सुपर हैप्पी टू हैव यू ऑन द शो टुडे। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी यार। साहिल भाई, जब मैं आपसे डब्बर से मिला था ना, तो देन आई फिगर आउट कि यार आपसे मैं हमेशा से बहुत सारी चीज़ें सीखते आया हूँ यूट्यूब के ऊपर, और एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस भी आपको यूट्यूब पे हर चीज़ आपकी वीडियोस को एक्सप्लोर करते करते बहुत कुछ चीज़ें सीख जाती है। एंड एज यू सेड इन योर पॉडकास्टिंग 101 वाला वीडियो कि लोग बोलते हैं कि यार हमारा MBA हो गया है जब हमने आपके वीडियोस देखे। एंड आई फील कि कंटेंट क्रिएशन का जो MBA होना चाहिए, जो पूरा इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए या डिजिटल मार्केटिंग का होना चाहिए, वो हम आपसे सीखते रहे। 2017 में आपने स्टार्ट किया कंटेंट क्रिएशन। 2017 से 2024 एक लंबा टाइम हो गया है। बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व हो चुकी है ना। लाइक 2017 में जो प्रॉब्लम्स होगी वो अब बहुत बेसिक चीज़ हो चुकी है जो हर कोई कर रहा है। 2017 में कंटेंट शूट करना, कंटेंट रिसर्च करना बहुत टफ हुआ करता था। 2024 में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, राइट, और AI इंटीग्रेट साथ में हो चुका है। अब आपको क्या लगता है इंडिया का कंटेंट और कंटेंट क्रिएटर किस तरह से इवॉल्व कर रहा है। अगर मैं अपना बात करके चलूँ 2017 में मैंने फोन से रिकॉर्डिंग शुरू करी थी, राइट, विदाउट माइक विदाउट एनीथिंग। आज कोई नहीं कर सकता राइट, क्योंकि आज आप एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि एक अच्छा प्रोडक्शन क्वालिटी होगी, ऑडियो ठीक होगी, वगैरह वगैरह होगी। मुझे अभी तक हंसी आती है। मैं अपनी टीम से भी बात कर रहा था रिसेंटली। मैं कहा यार मेरे टाइम पे ऑटोबॉट होता ना, या मेरे टाइम पे ये अडोब वाला ऑडियो प्रोसेसिंग वाला होता ना, तो मैं तो आग लगा देता। तो बहुत सारी चीज़ें थी उस टाइम पे। ऑडियो ख़राब होती थी, पीछे से आवाज़ आ रही होती थी, उस चक्कर में वो वीडियो यूज़ नहीं कर पाते थे, या डाल देते थे, फिर कमेंटें आती थी भाई तेरे पीछे नॉइज़ आ रही है, ये आ रही है, हो रही है। तो चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत चेंज हुई है, और मुझे लगता है आगे ना और चेंज होने वाला। देखो वो जो एरा था ना 2017, 18, 19, वो था उस टाइम पे ना लोग इंटरनेट पे आ रहे थे, यूट्यूब से सीखने की कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, ह्यूमन कनेक्शन वाली बातें हो रही थी। जो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देगा, जो ज़्यादा अच्छा तरीके से कनेक्ट कर देगा, वो आगे बढ़ जाएगा। 3 साल के बाद में सबको वो कहानी पता लग गई कि क्यों होती है, थंबनेल कैसे बनाते हैं, टाइटल कैसे बनाते हैं। तो फिर आ गया प्रोडक्शन का गेम। तो मैं बात करूंगा उसके बाद में लोगों ने एडिटिंग क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव करनी शुरू हो गई। बट क्या हुआ, पैसा तो कोई भी फेंक सकता है। सबने पैसा फेंकना शुरू किया, सबकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई। अब अगर आप देखोगे ना, मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर जो इवॉल्व होने वाला है वो होने वाला है बैक टू बेसिक्स। मतलब अभी क्या होता है, हाई पेस एडिटिंग चलती है, बहुत सारे चैनल्स करते हैं जहाँ पर क्या होता है 3 सेकंड के अंदर कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, कड़ 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 कड़। तो वो जो चेंज हो रहा है वो खत्म हो जाएगा। एंड ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि मुझे लगता है कि अब क्रिएटर्स बहुत सारे हो गए, खासकर AI आने के बाद में अब AI क्रिएटर्स भी आ जाएंगे। तो अगर आप कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो तो AI भी कर देगा। अगर आप कुछ ओवरले करके एडिटिंग फास्ट कर रहे हो वो तो कोई भी कर देगा। तो स्टैंड आउट क्या बनेगा, पर्सनैलिटी। तो लोगों की पर्सनैलिटी को फॉलो करेंगे। ये पहले भी करते थे, जो मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, इवोल्यूशन जब हो रहा था तब भी यही करते थे। बट क्या हुआ, पर्सनैलिटी अगर मैं बात करके चलूँ तो अब लोग जानना चाहते हैं साहिल खन्ना बिहाइंड द कैमरा कैसा है, उसकी फैमिली में कौन है, उसका ये क्या है। जैसे किसी जमाने में शाहरुख खान होता था, शाहरुख खान के बारे में लोग जानना चाहते थे ना, अब वैसे ही यूट्यूबर्स की भी वो एक इमेज बननी शुरू हो गई है। और मुझे लगता है ना, अगर आप बहुत ज़्यादा हाईली एडिट करते हो, अपने चीज़ों के आगे डालते हो, तो लोग ना उस एडिटिंग के चक्कर में आपसे कनेक्ट नहीं कर पाते। लोग ह्यूमन इमोशन से कनेक्ट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो ह्यूमन इमोशन कम एडिटिंग से आएगा। ह्यूमन इमोशन तब आएगा जब आप मुझसे रिलेट कर पाओगे, जब आप जान पाओगे मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैं कौन हूँ, मेरे को क्या पसंद है। वही आपके लाइफ में दोस्त की कमी है, तो मुझे वो स्पेस फिल करनी है। व्हाट डू यू फील कि जैसे अभी हमने रिसेंटली देखा नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड हुआ, उसके पहले कई सारी रील्स में या कई सारे वीडियोस में मैंने देखा है कि यार लोग बोलते हैं कि कंटेंट जो है सैचुरेट हो रहा है, कंटेंट सैचुरेट हो रहा है। बट मेरा ऐसा मानना है कि जब नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड हुआ उसके बाद में ना पूरे इंडिया में एकदम से ये मैसेज चला गया कि क्रिएटर्स का भी एक इज्जत है,
क्रिएटर्स को भी इतना बड़ा सम्मान मिल सकता है, राइट? और जब वो लग्जरी आपको मिलती है तो आई फील कि अब कंटेंट क्रिएटर्स का फ्लड आने वाला है और ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स आने वाले हैं. व्हाट डू यू फील अबाउट द नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड? बहुत बढ़िया इनिशिएटिव था. हम मिले थे एक बार कैबिनेट मिनिस्टर से, तो उसी ग्रुप में वो नेशनल क्रिएटर का सब कुछ आया था कि फॉर्म भरो, ये करो, वो करो. मुझे लगा कोई स्पैम कर रहा है. ओके. मेरा तो अप्लाई भी नहीं किया था. ये तो जब बाद में पता लगा कि ऐसा हो रहा है तब मुझे पता लगा कि ऐसा भी हो रहा है. बाकी जो आपने बोला ना रिकग्निशन मिल रहा है, बहुत अच्छी चीज़ हुई है. गवर्नमेंट के थ्रू रिकग्निशन मिल रहा है तो फ्लड आ सकता है और सैचुरेशन फिर भी नहीं होगा. मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों सबके सब सोचे कंटेंट में सैचुरेशन आएगा. नहीं आएगा. समझो ना यार, सबसे बड़ा यूट्यूबर कैरी मिनाटी, 4 करोड़ 4.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स. करेक्ट. देश की पॉपुलेशन 150 करोड़. अभी तो बहुत अनटैप्ड ऑडियंस है. अभी कहाँ से कुछ हो गया? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है. मतलब मुझे लगता है सैचुरेट, हाँ आप ये कह सकते हो Tier 1 में कुछ कैटेगरी के अंदर चीज़ों सैचुरेट हो रही है. पर Tier 2 Tier 3 लिंग्विस्टिक, पंजाबी कंटेंट, रीजनल कंटेंट, वो तो अभी बहुत अनएक्सप्लोर्ड है ना. इफ समबडी वांट टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, क्या चैलेंजेस अभी होते हैं? हाउ शुड दे प्लान देयर कंटेंट क्रिएटर जर्नी? मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं, प्लान करना है तो स्ट्रैटेजिकली प्लान करा जाए तो ज़्यादा अच्छा है. आपको पता हो डे 1 पे ही आपके KPI क्या है, आप कंटेंट क्यों क्रिएट कर रहे हो, व्यूज़ के लिए कर रहे हो, पर्सनल ब्रांड के लिए कर रहे हो, कम्युनिटी बनाने के लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, ये पता होना चाहिए. अगर व्यूज़ के लिए कर रहे हो तो उसी टाइप का कंटेंट बनाना है. अगर ऑडियंस बनाने के लिए, कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए कर रहे हो तो उसी टाइप का कंटेंट बनाना है. दूसरा, आपको अपनी ऑडियंस की क्लैरिटी होनी चाहिए. मैं जिसके लिए कंटेंट बना रहा हूँ वो कौन है, कैसी है, कैसी दिखती है, वगैरह वगैरह. तो अगर ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएगी ना तो अपने आप चीज़ें फिगर आउट होनी शुरू हो जाती है. ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है, वो लोग ना कंटेंट बनाने के पीछे जाते हैं कि यहाँ से उठा लो कंटेंट, इसकी वीडियो देख लो, या किसी का ब्लॉग पढ़ लो, कुछ पढ़ लो. वो कंटेंट है यार, वो AI रिप्लेस कर ही देगा. वो पढ़ के बोलना है तो पढ़ के तो कुछ भी हो जाता है. लोग आपको आपके लिए, आपकी पर्सनैलिटी के लिए पसंद करेंगे. आपको वो पर्सनैलिटी बनना पड़ेगा बस. मतलब मैं कहता हूँ कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे टेंशन नहीं आएगी फ्यूचर के अंदर. ऑलमोस्ट हर क्रिएटर बोलता है AI इंटीग्रेट करो, AI यूज़ करो, AI यूज़ करो. AI का बेस्ट पॉसिबल यूज़ कंटेंट क्रिएशन में आज कैसे किया जा सकता है? अगर कोई लेट्स से, अगर मैं अपनी बात कर रहा था अभी, जब तो आपने बताया 2-4 टूल की यार ऐसे 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 करना है, और ये आपने डब्बर्स वाले इवेंट में भी काफ़ी चीज़ बताई थी. AI का यूज़ आप कैसे करते हो और कैसे क्रिएटर्स को हेल्प मिल सकती है थ्रू AI? यार देखो, AI से इमेज क्रिएशन होती है तो हम बैकग्राउंड्स के लिए कई बार वो यूज़ करते हैं. AI का ऑडियो प्रोसेस में AI ही से ही करता हूँ. आपने माइक लगा रखे हैं, हमारे शूट में कभी माइक नहीं लगता. हमारे स्टूडियोज में एको है तो हम तो AI प्रोसेस करते हैं, काम हो जाता है सारा का सारा, कोई टेंशन नहीं है. और वीडियो की बात करके चले तो वीडियो के अंदर हम अगर देखा जाए तो लॉजिकली जो आप ऑटो कलर करेक्ट करते हो ना, तो वो भी AI है. बस सारे टूल्स के अंदर पहले से आता था, वो सेकेंडरी नहीं था. तो अगर हम वो ऑटो कलर करेक्ट भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कलर मैच कर रहे हैं, तो वो भी AI के थ्रू ही होता है. राइट. तो हम लॉजिकली उसका भी यूज़ करते हैं. ऑटोपॉड का यूज़ करते हम नहीं है, बट क्रिएटर्स को करना चाहिए क्योंकि वो ऑटोपॉड टाइप के टूल्स आपके लिए सीमलेसली कंटेंट काट के दे देते हैं. जब मैं बोल रहा हूँ मुझे दिखा देगा, जब सामने वाला बोल रहा है उसको दिखा देगा, तो बहुत सारा टाइम बच जाता है. कैप्शनिंग के लिए बहुत सारे टूल्स आ गए हैं जहाँ पे आप सबटाइटल्स वगैरह करा सकते हो. मतलब मुझे लगता है यार बहुत सारी चीज़ें हैं. मैंने कई क्रिएटर्स को देखा है वो इमेज भी क्रिएट करने लग गए हैं. मतलब जो ओवरलेज वाली इमेज होती है वो भी AI से क्रिएट करने लग गए हैं. उसी के अंदर पीका लैब्स के थ्रू उसमें एनिमेशन भी क्रिएट कर देते हैं. तो ऐसा लगता है कुछ एनिमेटेड कुछ चीज़ें हो रही है. राइट. डू यू फील कि AI की वजह से, और इन्फॉर्मेशन क्योंकि बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, एज आई सेड कि 2017 के टाइम पे वो जो एरा था वो और उसके पहले वाला, तब इन्फॉर्मेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो आपको खुद से फिगर आउट करना है. अब आज ना इन्फॉर्मेशन इतनी है कि आपको हर दूसरी रील मिलेगी कि इंस्टाग्राम पे वायरल कैसे होना है. इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के बाद में डू यू फील कि AI और ये सही चीज़ें डिस्ट्रैक्शन भी बन रही है? व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? AI डिस्ट्रैक्शन तो नहीं बन रहा, मतलब मेरे पर्सनल लेवल पे तो नहीं बन रहा है, बट रील्स डिस्ट्रैक्शन बन रही है. सिंपल सी बात, सबके सब लोग बनाए जा रहे हैं वायरल कैसे. ये वायरल अगर आपका KPI है तो बात अलग है, बट वायरल क्यों होना है, क्या होगा? मतलब ये आप बताओ ना, अभी भी कोई भी एक वायरल बंदा बताओ जो वायरल हुआ हो उसके बाद वो रेलेवेंट रहा हो लंबे टाइम तक. राइट. अगर किसी को इनिशियल फेम मिल जाता है तो वो ग्रोथ नहीं होती उस लेवल पे. धीरे धीरे जो ग्रेजुअल बढ़ते हैं ना वही बड़े बनते हैं. राइट. खुद से सोचो, कोई भी वायरल बंदा बता दो जो याद रहता हो लंबे टाइम तक. करेक्ट. वो आते हैं चले जाते हैं, उनका एक छोटा सा टाइम होता है. जो लोग धीरे धीरे काम करते हैं वो बड़े रहते हैं. AI डिस्ट्रैक्शन नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लगता है. मेरे लिए तो AI
चीज़ों को आसान करने का तरीका है। हम ऐप बना रहे थे, अभी आपके सामने नाम मैं सोच रहा था, सुबह मैंने सोचा नाम चेंज करना, तो मैंने तो अपने ChatGPT से पूछना शुरू कर दिया, भाई तू बता तू बता तू बता, उसने ऑल्टरनेटिव देने शुरू कर दिए, मेरा काम हो गया। राइट। तो जो चीज़ मुझे शायद सोचना पड़ता, जिसमें शायद हम 5-6 घंटे लगाते, शायद 1 दिन लगाते, वो चीज़ मैंने 15-20 मिनट में ख़त्म कर दी। राइट। एक चीज़ जो आपने बोला ना कि AI के लिए रिलेवेंसी बने रहना ज़रूरी है, तो फर्स्ट थिंग इज जिस पे बात की जाती है वो है कंसिस्टेंसी। सेकेंड चीज़ जो मैंने इस कॉन्वर्सेशन से उठाया दैट इज़ रिलेवेंसी। अगर रिलेवेंसी और कंसिस्टेंसी है तो फिर आप ऑडियंस के लिए बहुत ऑडियंस में नाम बना लोगे या अपना नंबर्स ग्रो कर लोगे। वन थिंग, नंबर्स के ऊपर जब हम बात करते हैं तो आई फील आप और हम या इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बना रहे हैं, ऑन दी अदर हैंड एक होता है एंटरटेनमेंट वाला और क्रिंज कंटेंट, राइट। अगर नंबर गेम की जब बात की जाए कि नंबर्स बढ़ना है या मिलियन फॉलोअर चाहिए जल्दी से, तो इंटरटेनमेंट में बहुत जल्दी बहुत आसानी से ले आते हैं, इन्फोटेनमेंट में या इन्फॉर्मेटिव कंटेंट में बहुत टाइम लग जाता है। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस इन्फॉर्मेटिव कंटेंट वर्सेस एंटरटेनमेंट कंटेंट? इसमें आपको क्या डिफरेंस है? यार मैं ना 2017-18 में बहुत शोर मचाता था। मेरे को यार 2017 मई के अंदर मैं यूट्यूब इवेंट में गया था। इवेंट में क्या था, वहाँ पे 15-20 यूट्यूबर्स को बुलाया था जिसमें बड़े बड़े सारे क्रिएटर्स थे। मैं ही सबसे छोटा क्रिएटर था, उससे मेरे 17-18 सब्सक्राइबर्स थे बस खाली। 17-18 हज़ार में मैं चला गया वहाँ पे। टेक्निकल गुरुजी भी थे वहाँ पे, बड़े बड़े बहुत सारे बड़े बंदे थे, ठीक है। तो मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। तो वहाँ पे मैंने आवाज़ उठाई, मैंने कहा मतलब जो टैब्स होते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड वाले, जब भी म्यूजिक आता है, मैंने कहा उसमें एजुकेशन ही नहीं है। मैंने कहा यूट्यूब एजुकेशन को सपोर्ट ही नहीं करता है, ये तो सही बात नहीं है, ये है वो है वो है। तो मुझे हमेशा से लगता था यूट्यूब एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करता, ये नहीं करता। देखो सिंपल सी बात, टाइम का गेम है सारा का सारा। आप जिंदगी में थके हुए हो, ऑफिस से थक के गए हो या बिजनेस कर रहे थे थक के घर पहुंचे हो, अब घर पे आके टेंशन वाला काम करोगे या लाइट रिलैक्सेशन करोगे, बस। अगर हम मूवीज की बात करके चले, आप कौन सी मूवीज ज्यादा प्रेफर, पैसा टर्म्स में अगर हम बात करेंगे, कौन सी मूवीज ज्यादा पैसा कमा रही है, जो लार्जर देन लाइफ है ना? कोई एक सीरियस रोने धोने वाली टेक्निकल मूवी क्या आप रोज देखना पसंद करोगे? बट कुछ ऐसी पिक्चर है जिसका सर पैर नहीं है, ओहो मजा आ रहा है, बस कुछ भी चल रहा है। तो जब आप थके होते हो, जब स्ट्रेस्ड आउट होते हो, तो वो पिक्चरें ना एक वे आउट देती है। सिमिलरली यूट्यूब भी तो वही कैटेगरी है। यूट्यूब में जो एंटरटेनमेंट जोन है, कैटेगरी आई है, वो एक वे आउट है। तो मुझे लगता है कि ना कंपेयर ही नहीं करना चाहिए। मैं भी पहले बहुत सोचता था, मुझे ऐसा लगता था यार एजुकेशन का कुछ नहीं होता, ये नहीं होता। बट अगर मैं अपने आप को भी मॉनिटर करता हूँ, क्या मैं रोज सारे पॉडकास्ट देखता रहता हूँ एजुकेशन वाले? अगर मेरी यूट्यूब की हिस्ट्री में देखूँ तो मैंने तो सिर्फ एजुकेशन के अलावा कुछ देखा ही नहीं होगा ना फिर तो, अगर मैं ही शोर मचा रहा हूँ तो। राइट। तो अगर मैं अपनी हिस्ट्री देखता हूँ तो मेरा भी इक्का दुक्का कंटेंट होता है, फिर मैं भी एंटरटेनमेंट गाने सुन ही लेता हूँ। हाँ, अगर मुझे भी कोई कॉमेडियन का कुछ आ रहा होता है, मैं भी लगा के बैठ जाता हूँ। राइट। अगर मेरा पैटर्न है तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि सामने वाला भी मेरी तरह नहीं होगा, पूरी ऑडियंस ऐसा हो जाए। एंड डू यू फील कि इन्फोटेनमेंट में क्योंकि एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, बहुत सारा रिसर्च इन्वॉल्व होता है, हाउ डू यू फील, डू यू फाइंड इट चैलेंजिंग? मतलब मैं स्टार्टिंग में बताता हूँ, स्टार्टिंग में जो मैं केस स्टडीज बनाता था उसमें बहुत मेहनत लगती थी, क्योंकि वो उस जमाना है जिस टाइम पे इंटरनेट पे ज़्यादा कुछ नहीं था। और मेरी जो केस स्टडीज होती थी ना, वो थोड़ी अलग लेवल की रिसर्च की होती थी। मतलब अलग लेवल की डेफिनेशन बताता हूँ, मैं कुछ कंटेंट ऐसे बनाता था जो कि इंटरनेट पे होते ही नहीं थे। मैंने स्टार्टिंग की जो केस स्टडीज बनाई है कुछ इंटरनेट से उठाई है, मतलब लोगों ने ब्लॉग डाल रखे थे, उनकी वेबसाइट देख ली, ट्रैफिक देख लिया वगैरह देख लिया। उसके बाद ना मैंने एक चीज़ एक्सप्लोर करी, मैंने कहा मेरे नेटवर्क में तो दोस्त बैठे हैं, तो मेरे दोस्त टॉप मैनेजमेंट में किसी कंपनी में बैठा हुआ है, मैं उसको फ़ोन मिला रहता था, और भाई क्या चल रहा है, कुछ नया ताज़ा बता, ये वो। अच्छा मुझे ये बता, तेरा ये चीज़ है, मतलब पहले रेगुलर बात करनी है, फिर बात घुमा के उसके काम के ऑपरेशंस के थ्रू पूछना है कैसे चलती है। यार तुम ऑनबोर्डिंग कैसे करते हो? ओयो की बात करी थी, जैसे मैंने ओयो वाले से पूछा मैंने, यार तुम कैसे होटल कैसे ऑनबोर्ड करते हो, कमीशन कितनी लेते हो? अच्छा मेरे को अपना करना हो तो मैं कैसे करूँगा? तो मैंने ऐसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें निकलवा ली। ठीक है, मेरे पास डेटा इकट्ठा हो गया, मैंने वीडियो बना दी। तो फिर मैंने ये वाला करना शुरू किया। बट हम बहुत मेहनत करते थे, मुझे अभी भी याद है उड़ान का हमने किया था। उड़ान का इंटरनेट पे कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। ओके। तो और वो यूनिकॉर्न बन रही थी, मतलब बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी। ठीक है। तो यूनिकॉर्न शायद नहीं बनी थी तब तक, पर बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी। तो हमको डेटा निकालना था। हमने क्या किया, हमने एज ए रजिस्टर किया यूजर उड़ान पे, उनकी टीम से बात करी, ये किया वो किया, हर दोनों साइड से चीज़ें करके देखी, बायर की तरह भी एक्ट करके देखा, सेलर की तरह भी एक्ट करके देखा, हर चीज़ समझी, फिर हमने वीडियो बनाई। ओके। तो ऐसा मतलब ऐसा ही हमने, मैं कहूँगा बहुत सारी केस स्टडीज बनाई और व्यूज़ नहीं आते थे।
इतनी मेहनत करके बनाया तो उस टाइम पे मैं कहूँगा इस टाइप के कंटेंट पे व्यूज़ वैसे भी नहीं आते थे, ऑडियंस कम थी, तो 40-50 हज़ार व्यूज़ आए, दिल टूट जाता था यार, इतनी मेहनत करी, ये आवा, ये वो और बाकी लोगों को देख रहे 1-1 मिलियन आ रहे हैं उनके, तो भाई लगता था यार ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे को ये समझ में आना शुरू हुआ दोनों नहीं चला गया, तो फिर मैंने वो कंटेंट ही बंद कर दिया। आज मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्टडीज़ नहीं बनाते, ये नहीं करते, मुझे लगता है उसमें जो एफर्ट था ना उससे आउटपुट कुछ नहीं आता था। तो मैंने क्या किया, मैंने पॉडकास्ट करना शुरू कर दिया। अब कंपनी से ही तो डेटा निकालना था ना, कंपनी के फाउंडर के सामने बिठा के बात कर लेते। करेक्ट है, गाने खत्म। तो वही बात हो गई, केस स्टडी बन गई जहाँ पे मेरे को शायद रिसर्च नहीं करनी पड़ी। मैंने अपने ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जो शायद इंटरनेट पे भी नहीं मिल सकते थे, और वो बंदा बहुत ऊपर है तो उससे 10 चीज़ें और अलग सीखने को मिलेगी। व्हाट डू यू फील अबाउट द रीजनल कंटेंट? क्योंकि अभी जैसे अगर मैं मास पे देखता हूँ तो जितने भी जो मास क्रिएटर्स हैं उन लोगों को अगर आप देखोगे, ऑडियंस अगर आप देखोगे तो आपको टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 सब जगह मिलेगा। जो नीश वाला कंटेंट है वो आपको टायर 1, टायर 2 में ज़्यादा मिल जाएगा, है ना। बट जो अगर आपको वायरल होना है या आपको बड़े नंबर गेम पे आना है तो फिर आपको टायर 3 और टायर 4 की ऑडियंस को भी कैप्चर करना पड़ेगा। बिल्कुल। एंड आई हैव सेंस्ड इट। मैंने जब बहुत सारे क्रिएटर्स को देख रहा हूँ तो आई फेल्ट कि हर क्रिएटर अब टायर 4, टायर 3 की तरफ भी बढ़ रहा है, कि टायर 1, टायर 2 पे आपको हाई पेइंग वाले लोग मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ब्रांड ज़्यादा पैसा देगा। और अगर आपको मास ऑडियंस तक नंबर गेम दिखाना है तो यू नीड टू रीच आउट टू टायर 3 एंड टायर 4। एंड व्हाट डू यू फील अबाउट दिस सिचुएशन, और रीजनल कंटेंट का फ्यूचर क्या है? देखो, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि बंदा अपने सेम चैनल के अंदर सेम टाइप ऑफ कंटेंट में एक्सपेक्ट करके बैठा है, मैं टीयर 1, टीयर 2 को भी केटर करूँगा, 3, 4 को, 5 को भी करूँगा, तो ये सही चीज़ नहीं है। ओके। मुझे लगता है दोनों की पर्सनालिटी टाइप्स ही अलग है। टीयर 1 की जो ऑडियंस है, टीयर 2 की जो ऑडियंस है, उनकी डिमांड्स ही अलग होगी। टीयर 3, 4, 5 की जो ऑडियंस होने वाली है उनकी डिमांड्स ही अलग होगी। तो मैं एक ही वीडियो के अंदर 2 बंदा तो नहीं बन सकता। ओके। और एक ही चैनल के ऊपर मैं 2 अलग अलग पर्सनालिटी भी नहीं दिखा सकता। राइट। एक के अंदर है भैया कैसन बा, और एक ही वीडियो के अंदर हाय हाउ यू, ये गलत बात है ना। ये तो मतलब इतना सूडो नहीं फेक करना चाहिए। अगर करना है तो 2 अलग अलग चैनल बना के कर लो तो समझ में आती है बात। रीजनल कंटेंट मुझे लगता है कि एक्सप्लोड करेगा, कर भी रहा है, पर मुझे लगता है और एक्सप्लोड करेगा। क्योंकि क्या हो रहा है अब ना, लोगों को पहले पता नहीं था। देखो हिंदी क्या है, हिंदी वाइडली एक्सेप्टेड चीज़ है, राइट। तो इसलिए हिंदी चल रहा है। जहाँ हिंदी नहीं चलती है वहाँ इंग्लिश चलती है, तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश कंटेंट चल रहा था, राइट। बट क्या हुआ, लोगों ने ट्राई करके देखा पंजाबी में कंटेंट चलना शुरू हो गया, लोग पसंद कर रहे थे, राइट। और सोचा था कि पंजाबी कंटेंट खाली पंजाब में देखा जाएगा। भाई दिल्ली वाले पंजाबी भी देख रहे हैं, बाकी लोग भी देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से भी लोग देख रहे हैं, उनका वहाँ से बिजनेस बन रहा है, राइट। तो उनको वो गेम समझ में आ गया यार, ये ऑडियंस भी तो बहुत बड़ी है ना। राइट। अगर आप एक छोटी सी कम्युनिटी की भी बात करके चलो, इंडिया के अंदर पारसी कम्युनिटी, मुझे नहीं पता, नीचे लिख देना कि इंडिया में पारसीज कितने हैं, ठीक है। तो अगर हम पारसी कम्युनिटी की बात करके चले, मान के चलो 10 लाख हो गए, तो 10 लाख तो पोटेंशियल ऑडियंस अभी भी आपकी, और ये जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो लोगों को ये समझ में आ गया, अगर मैं पारसी में कंटेंट बनाऊं जो सिर्फ पारसी लोग ही अट्रैक्ट कर पाए, तो मैं बाकी लोगों से ज्यादा फेमिलियर हो जाऊंगा। एक बंदा, एक साहिल गन्ना बिजनेस के बारे में बता रहा है, बिजनेस के बारे में बात कर रहा है, सब कुछ बिजनेस कर रहा है, ठीक है, वर्सेस एक उनका पारसी भाई कर रहा है, हाँ, तो वो उससे शायद ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, कनेक्ट कर लेंगे। मैं बात करूंगा थोड़ी जेनरिक, वो कम्युनिटी बेस्ड नहीं होगी, वो अपनी कम्युनिटी की बात बताएंगे। जैसे हमारे में शादी में होता है ना, जैसे हमारे में ये होता है ना, वो ऐसे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दे देगा, बंदा कहेगा ये तो अपना भाई है। तो ऐसा मुझे लगता है कि हर एक टाइप ऑफ कंटेंट के अंदर लोग अपना भाई ढूंढ रहे हैं, मतलब एक दोस्त ढूंढ रहे हैं। लोग अकेले हैं, लोगों के पास में आज एक अच्छा दोस्त नहीं है, क्लियर कट बात ये है। जो अच्छे लेवल पे बढ़ रहे हैं, राइट, जो 17-18 साल में बैठे हो, उनको लगता है जिंदगी है ये, वो बात अलग है, बट अगर बंदे ग्रो करते हैं तो उनकी लाइफ में थोड़ा अकेलापन है। तो ये जो व्लॉगर्स बड़े थे ना, वो इसलिए बड़े थे, वो एक खालीपन को फिल कर रहे थे। एक ऐसा दोस्त जो तुमको कभी क्रिटिसाइज नहीं करता है, जो बहुत मजे कर रहा है, राइट, वो एक एस्पिरेशनल है, घूम रहा है, फिर रहा है, सब कुछ कर रहा है, राइट, तो हमेशा अच्छा ही है उसका सब कुछ, तो आप उससे रिलेट करने लग जाते हो। तो मुझे लगता है व्लॉग वाला कंसेप्ट अगर हम रेगुलर कंटेंट्स में भी लाना शुरू करते, जो मैं बार बार पर्सनालिटी डाल रहा हूँ, तो गेम बदल जाती है, राइट।
तो मैं तो पर्सनली यही कोशिश करता हूँ कि अपनी पर्सनालिटी को एजुकेशनल कंटेंट में भी कहीं ना कहीं भेज दूँ। कंटेंट के ऊपर अब एक सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है, और वो ऑलमोस्ट हर दूसरे क्रिएटर का चैलेंज है, कि कंटेंट से पैसा कैसे बनाया जाए। अगर आप इसको एज ए कैरियर ऑप्शन लेके चलते हो, अगर आपके पास में कोई दूसरा सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, राइट। कंटेंट से पैसा बनाया कैसे जाता है? देखो, सबसे पहला तो सबको पता ही है एडसेंस। वीडियो देखोगे, ऐड आएगी, उससे पैसा बनेगा। दूसरा ब्रांड स्पॉन्सर्स हो गए, मतलब दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय दिस दिस दिस, वहां से पैसा बनाया गया। तीसरा पेड गेस्ट हो सकते हैं, बंदा जैसे हम कर रहे हैं, आपने मुझसे पैसे लिए यहाँ पे आने के, मतलब आप मुझे डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, मेरी मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपने मुझसे पैसे ले लिए। ओके। तो बड़े बड़े जो क्रिएट पॉडकास्टर्स है वो कुछ 25 लाख रुपए टाइप्स भी लेते हैं, समझ जाओ किसकी बात कर रहा हूँ। और भी कुछ ऐसे लोग हैं वो 17-18 लाख रुपए टाइप्स भी लेते हैं एक एपिसोड का, और उस पर सब स्पॉन्सर टैग भी नहीं होता है, ठीक है। अगर आप कोई सीरीज बना रहे हो, जैसे आप ये बना रहे हो या अपने बाकी चैनलों पे कर रहे हो, तो सीरीज का एक टाइटल स्पॉन्सर ले सकते हो, वहां से भी मोनेटाइजेशन बनता है, ठीक है। फिर कोर्स बना सकते हो, या कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हो। मैं कहूँगा कि कोर्स बनाना है, टी शर्ट बनानी है, या फिर मग बनाना है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो मेरी ऑडियंस रिलेट कर पाए, ठीक है। तो इसी तरीके से मेजरली मोनेटाइजेशन चलता है। मुझे ऐसा लगता है इससे बड़ा मोनेटाइजेशन का गेम बताता हूँ, आप अपने आप को पर्सनल ब्रांड बना के फंडिंग रेज कर सकते हो और उससे स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हो, और अपनी ऑडियंस को एज ए डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हो, जैसे आप कर रहे हो, टेक बर्नर ने किया है। हाँ, जैसे टेक बर्नर कर रहा है। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, अगर एक नया बंदा आता है और वो कोई XYZ, मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, ठीक है। अगर मैं अपना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स अपनी यूट्यूब वीडियो पे बेचता हूँ तो फ्री में बिक रहा है, कोई पैसे नहीं लग रहे, राइट। अब कोई एक नया बंदा आता है, वो बेचने की कोशिश करता है, उसको ऐड चलानी पड़ेगी, करेक्ट है। अब मान के चलो, अगर मेरा कोर्स 15,000 रुपये का है, उसको वो कोर्स बेचने में 3 से 4,000 रुपये लगने वाले हैं, राइट, जो कि मैं फ्री में बेच पा रहा हूँ। अब आप कहोगे वो स्केल कर पाता है, ठीक है, ऐड मैं भी चला लेता हूँ, बट अगर मैं ऐड चलाऊंगा जो उसको 4,000 रुपये ला रहा है ना, मेरे को शायद 400-500 रुपये में उतने में कन्वर्जन आ जाएगी, राइट। क्यों? क्योंकि मेरे पास दिखाने के लिए भी और भी होगा, लोग मुझे जानते होंगे, बस कन्विंस नहीं हो रहे होंगे। अगर हम मार्केटिंग की बात करके चले, सबसे ऊपर होता है अवेयरनेस फेज, राइट, लोग मुझे जाने, तो वो अवेयरनेस फेज में भी पैसा खर्च कर रहा है। अब जो लोग ऑलरेडी अवेयर है, मेरे को खाली उन्हीं को बेचना है, तो मेरे कम पैसे लगेगी, राइट। तो ये मान के चलो शायद मैं उससे 1/10 में भी कन्वर्जन ला सकता हूँ, राइट। तो मुझे लगता है जो बड़ा गेम है ना, वो ये गेम है। सब लोग चिंदी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, स्पॉन्सरशिप वगैरह। अगर आप मेरा कंटेंट देखोगे, मैंने तो स्पॉन्सरशिप पता नहीं सदियों से नहीं करी, राइट, सदियाँ हो गई स्पॉन्सरशिप ही नहीं करी, मेरे को करनी ही नहीं स्पॉन्सरशिप। मेरे को लगता है कि क्यों, क्या मिलेगा स्पॉन्सरशिप करके? ऑडियंस बनाते हैं, एक कल्ट ऑडियंस बनाते हैं, ठीक है, कल को कुछ प्रोडक्ट उनके अराउंड बनाएंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। नंबर्स बिल्ड करने में, लाइक यू हैव बिल्ट 1 million+ फॉलोवर्स, सब्सक्राइबर्स, ये चीज़ बताओ कि 1 million फॉलोअर बनाने के बाद लाइफ दिखती कैसी है, और इस 1 million फॉलोअर में जर्नी में होता क्या है? क्योंकि हर इंसान जो आज कंटेंट क्रिएशन में जंप करता है, फर्स्ट नहीं तो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड पे तो आप अपनी KPI में रखती हो कि आपको व्यूज़, आपको नंबर्स, आपको फेम चाहिए। अगर वो नंबर्स गेम रखते भी हो, तो आपको 1 million सब्सक्राइबर टच करने में बहुत जान लगानी पड़ जाती है। वो 1 million सब्सक्राइबर तक जाने में क्या जर्नी लगती है, कैसी लाइफ लगती है, क्या चैलेंजेस आते हैं? जब मेरे टाइम पे तो मिलियन बहुत मुश्किल था, अभी रिलेटिवली आसान हो गया रील्स के चक्कर में। रील शॉर्ट्स आ गई है, इस चक्कर में आप बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हो। मतलब मैं अभी रिसेंटली बोल रहा था, हमने शायद 6 साल लगाए हैं जो हमारा मेन चैनल है उस पर 1 million छूने में, राइट। 5 साल लगाए होंगे, 5-6 साल लगाए, मतलब हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ जितने भी साल लगे हैं, बहुत टाइम लगा है, मतलब, राइट। अगर मैं अपने दूसरे चैनल साहिल खन्ना टॉक शो की बात करके चलूँ, हो सकता है विद इन अ ईयर हम 1 million छू जाए। सिंपल सी बात, मुझे लगता है ना, जर्नी सबकी अलग अलग होती है। हमारी जो जर्नी थी वो बहुत स्लो स्टडी टाइप्स जर्नी थी, नीच कंटेंट बना रहे थे, नीच के अंदर भी 1 million छू रहा, मतलब मुझे लगता है कि बड़ी बात थी। तो धीरे धीरे करके बड़े हैं। एक हमारा चैनल है लपास वॉइस, उसमें 1 लाख होने के नाम नहीं ले रहे। मतलब ये मान के चलो, एक्टिव ऑडियंस है, रोज न्यूज आती है, रोज 30-35 हज़ार व्यूज आते हैं रोज, रिटेंशन बहुत अच्छा है, मतलब 10 मिनट की वीडियो में 8 मिनट का रिटेंशन मान के चलो, ऐसा रिटेंशन है। तो मतलब लोग को कंटेंट भी पसंद आ रहा है, लोग डेली एक्टिवली देख भी रहे हैं, बट व्यूज नहीं बढ़ रहे, वहीं सेम व्यूज रुके पड़े हैं, स्टैग्नेंट है, और सब्सक्राइबर्स महीने के 1200, मतलब 2000, 1400, 1500 ऐसे ऐड हो रहे हैं। मतलब अभी वो हम 1 लाख भी नहीं पहुंचे हैं, बस रुके पड़े। और दूसरा चैनल जो हमारा साहिल खन्ना टॉक शो है, उसमें हमने शायद, मैं कहूँगा पहले मंथ ही 1 लाख छू दिया था।
अभी शायद उसके अराउंड आपने एक वीडियो भी डाला था ना कि 3 लाख प्लस 3 लाख होने वाले हैं अभी हमारे। मोस्ट प्रोबेबली जब ये वीडियो आएगी तो 3 लाख हो जाएगी। तो 3 लाख हमने अचीव करे 2.5-3 महीने में। और यहाँ पर हमने शायद 1.5 साल लगा दिया, 1 लाख नहीं हुआ। और अगर मेन चैनल की बात करके चलूँ तो हमने 5 साल लगाए छूने में। तो मुझे लगता है ना सबकी जर्नी अलग अलग है। तो अगर कोई साहिल करना टाइप टॉक शो टाइप्स कंटेंट बना रहा होता और वो मिलियन छू जाएगा 1 साल में, तो उसकी जर्नी क्या होगी? उसको इंस्टेंट फेम मिला है। इंस्टेंट फेम में क्या होता है? रिकग्नाइजेशन बहुत इंस्टेंट होती है, क्योंकि वो सब्सक्राइबर्स क्या हुए 1 ही साल में वो सब आपको जानते हैं। करेक्ट है। अगर वो धीरे धीरे ग्रेजुअली ऐड होते हैं ना, तो ग्रेजुअली ऐड के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि लोग भूल जाते हैं। आज किसी ने सब्सक्राइब किया, 5 साल पहले किसी ने सब्सक्राइब किया था, आज वो अलग हो चुका है, बंदा ही बदल गया है। तो उसके लिए मैं रेलेवेंट नहीं हूँ, बट उसके सब्सक्राइबर लिस्ट में मैं हूँ। राइट। तो उसके लिए शायद मैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना शायद बाकी लोगों के लिए होगा। करेक्ट है। लपास वॉइस की अगर बात करके चलूँ तो लपास वॉइस में मुझे ऐसा लगता है हमारी ऑडियंस कल्ट ऑडियंस बनी है, कम्युनिटी बनी है। तो वो जो ऑडियंस है वो शायद मुझे लगता है मेरे को ज़्यादा बिजनेस देती है मेरे मेन चैनल के कंपैरिजन में, इनफैक्ट सारे चैनल के कंपैरिजन में। ओके। सबसे कम सब्सक्राइबर बेस से सबसे ज़्यादा बिजनेस निकालते हैं। फेम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चलूँ, अगेन मेरे को ना नीच मेरी ऐसी है कि हमारी ऑडियंस थोड़ी अलग है। अगर वो मिलती भी है तो मुझसे बोलते हैं हाय भाई क्या हाल है, फोटो लेनी होती है फोटो लेते हैं, और बिजनेस के अराउंड बात करते हैं मुझसे। करेक्ट। मुझसे ओ भाई भाई ये नहीं चलता मेरे साथ। अब ये होना शुरू हुआ, अभी हमने जो दूसरा चैनल शुरू किया एस्ट्रोलॉजी वाला, वहां पे हो रहा है। वहां पे जो लोग मिल रहे हैं वो लोग ऐसे हो रहे हैं, अरे अरे भाई तुमको पता है कौन है वो भाई। वहां पे वैसी वाली ऑडियंस आ रही है। राइट। बट अगर मैं अपने मेन चैनल की बात करके चलूँ, वहाँ पे ऑडियंस थोड़ी अलग टाइप की होती है। तो वहाँ पे अगर वो फेम मिलता भी है ना, तो आपको कोई परेशान करने वाला नहीं होता। जैसे कभी मैं खाने के लिए गया हूँ, किसी आउटलेट पे गया हूँ, कहीं पे भी गया हूँ, तो वो बंदा साथ में बैठा हुआ है, ठीक है, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करेगा वो। जब मैं उठूंगा वॉशरूम जा रहा हूँ तो वो पीछे पीछे भाग के आएगा, हाय भाई क्या हाल है, ये वो, आप बहुत अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो, एक सेल्फी ले लूँ, ठीक है, बस। ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेगा मैं ये काम करता हूँ, मेरे को ये एक प्रॉब्लम आ रही थी, बताओ क्या करूँ उसके। कोई परेशानी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जर्नी इन मामलों में तो ठीक रही है। मैं घूम सकता हूँ बाहर, मेरे को कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं होती है। बट कई लोग जो 1 मिलियन बहुत इंस्टेंट छूते हैं ना, 2 महीने में 3 महीने में, जो इंस्टेंट फेम है, राइट, उनकी पॉपुलैरिटी नेक्स्ट लेवल होती है। उनका फेम लेवल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो इंस्टेंट लोग आए हैं ना, और सडन आया है, सडन बहुत सारे लोग जानते हैं तुमको। करेक्ट। तो जिसका ग्रोथ स्लो होगा उसके साथ मेरे जैसा सीन रहेगा, जिसका ग्रोथ एकदम इंस्टेंट होगा ना उसका फेम रिलेटिवली ज़्यादा होगा। आपने जो अभी जो टॉक शो वाला चैनल है जिसमें आपने 3 महीने, अभी ये 3 लाख के आसपास टच करने वाला है विद इन 2 से 3 महीने के अंदर, इसमें आपने क्या ऐसी चीज़ें फिगर आउट की है कि उस जो लास्ट टाइम आपको 1 मिलियन टच करने में इतना टाइम लगा क्योंकि वो नीश था, इसमें आपने व्यूज़ टारगेट किया हुआ है कि मुझे तो व्यूज़ ही चाहिए। व्यूज़ टारगेट करते हुए आपने क्या चीज़ें दिमाग में रखी कि यार ये चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से मेरा चैनल फास्ट ग्रो हुआ है, इसको ऊपर आपके क्या लगता है? तो यार मुझे क्या लगता है मेजरली जो फ़र्क पड़ा है वो ऑडियंस का फ़र्क पड़ा है और मेरी सोच का फ़र्क पड़ा है। तो पहले मैं था सच्चा रहना ऑडियंस के साथ में, वो कंटेंट देना है जो उसकी टाइम को वैल्यू दे, ये करे वो करे। तो मैं अपना ज़्यादा सोचता था पहले, ठीक है, कि अपनी क्यूरियोसिटी पूरी करो, मैं क्या ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, मैं क्या बढ़िया बता सकता हूँ, मुझे किस चीज़ की नॉलेज है, वो मैं बहुत था। बट अभी क्या है, ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। ऑडियंस क्या चाहती होगी, उसको क्या चाहिए, उसको क्या पसंद है, मुझे पसंद ही नहीं है, मैं अलाइन ही नहीं कर रहा हूँ। जैसे हमने एस्ट्रोलॉजिकल कंटेंट बनाया, मैं वो बंदा जिसने कुछ नहीं किया आज तक, माना ही नहीं था इन बातों को। अब थोड़ा मेरे को बिलीव आने लग गया, पर पहले तो मैं था ही नहीं इसमें। मैं ये कहता सब बेवकूफ़ी है। तो वो बंदे ने इसलिए किया, और वो गेस्ट आके बोल रहे हैं, मन चल रहा है कुछ भी पेल लो, क्या फर्क पड़ रहा है, ये तो ऐसी वेली बातें चल रही है। आप करना, सबको बोल देता हूँ, आप करना बहुत कुछ चाहते हो पर कर नहीं पा रहे हो। कोई है जो आपको रोक रहा है आपके काम करने से, है ना, यही है ना, ये सब पे सेट होगी बात। तो मुझे लगता था ये जेनरिक बातें फैलते हैं, बट जब मैं जाना तो मुझे समझ में आया कि हाँ जेनरिक नहीं है, कुछ लॉजिक भी है। बट स्टार्टिंग के अंदर मेरे दिमाग मेंटल ब्लॉक था, बट मैं सिर्फ इसलिए बना रहा था वीडियो कि भाई मुझे पता है ऑडियंस को पसंद आएगी। तो मैं क्वेश्चन ऑडियंस के हिसाब से ही पूछता था कि यार किसी की गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया है तो क्या करे, मुझे पता है इस पे व्यूज आएंगे, तो मैं क्वेश्चंस भी वैसे पूछ रहा हूँ इस पे व्यूज आएंगे। मैं हर चीज वो पूछ रहा हूँ जो ऑडियंस देखना चाहेगी। मैं अपना ही नहीं पूछ रहा हूँ। अगर मैंने एक ही एपिसोड किया है जो शायद मैं करना चाहता था इस पूरे सीजन के अंदर, ठीक है, अभी तक जितने एपिसोड आए उसके अंदर सिर्फ एक ही एपिसोड किया है जो मैं करना चाहता था। वो भी गेस्ट से मैंने पूछा कि आप
चाहते हो कि मैं एक कंट्रोवर्शियल वीडियो बनाऊं कि एक बंदा जो मानता नहीं है वो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा फिर, ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है करते हैं। तो वो मैंने इनके साथ क्यों किया, अरुण पंडित थोड़े पॉपुलर यूट्यूबर थे, तो उनका यूट्यूब भी है, एड्स भी चलाते, सब कुछ चलाते, तो उनका फेस था। हाँ, तो मुझे पता था फेस से व्यूज तो आ जाएंगे। देखो सिंपल सी बात क्या होती है, कंटेंट से व्यूज आते हैं या बंदे के फेस से आते हैं। अब मैं शाहरुख खान को लाके बिजनेस की बातें करूंगा तो फिर भी व्यूज आ जाएंगे, करेक्ट है, क्योंकि शाहरुख खान है। तो सिमिलरली अरुण पंडित को लेके आया तो वो एक पॉपुलर फेस था, अब मैं अपनी दिल की बात कर सकता था, तो मैंने उनके साथ ट्राई करके देखा तो काम हो गया। बट अगेन मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंस आया ना मेरे लिए मेजरली, मैं वो सोचने लग गया जो ऑडियंस चाहती है, मैं वो नहीं कर रहा था जो मैं चाहता हूँ। तो ऑडियंस पर्सपेक्टिव में बदल गया, और ऑडियंस भी मैंने अपनी डिफाइन थोड़ी अलग करी। पहले जो हमारी ऑडियंस थी, पहले मैंने क्लियर कट था, बिजनेस ओनर है भाई, इतना तो कमाता ही होगा, इतनी चीज़ें तो पता ही होगी, इतना तो ऐसा ही होगा। यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि मम्मी है, पापा है, ठीक है, एक औरत है जिसकी शादी हुई है, सास से लड़ाई हो रही है, तो मैंने एक पर्सोने इस टाइप के बना रखे हैं। थोड़ी पर्सनल बात करते हैं, कैसा क्या चल रहा है, हाउस लाइफ इन दिल्ली? बढ़िया यार, अब तो बहुत बढ़िया, कंपनी भेज दी, वेले हो गए एकदम चिल मार रहे हैं। मैंने ना ये दिल्ली में अभी, जब मैं कल परसों आरसीबी का मैच था, हाँ। तो मैं जस्ट आगरा से इधर आया, मैं मेट्रो में बैठा, वहाँ पे स्टेडियम के पास से मेट्रो निकल रही थी। हाँ। आरसीबी के साथ क्रेज था, बाप रे, मैंने वो क्रेज आज तक नहीं देखा। जब आरसीबी जीती तो पूरी मेट्रो भर गई थी और सबके सब चिल्ला रहे आरसीबी 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 आरसीबी। आप आईपीएल देखते हो? हाँ देखता हूँ। किस टीम को फेवर करते हो, किस टीम, कौन सी टीम पसंद है? तो आईपीएल में मुझे आरसीबी पसंद है, जीती कभी नहीं। तो मतलब क्या होता था, मैं समझाता हूँ। पहले मुझे दिल्ली पसंद थी, क्यों पसंद थी, क्योंकि मैं दिल्ली से था, राइट, और उसमें सहवाग खेलता था, मुझे सहवाग पसंद था, तो इसलिए मेरे को दिल्ली पसंद थी। ठीक है, तो क्लियर कट मैंने दिल्ली दिल्ली बहुत किया, तो कभी दिल्ली जीती नहीं। हाँ, तो देहरादून में इंजीनियरिंग कर रहा था, सब गाली सुनाते हैं, दिल्ली वाला देख तेरी टीम दिल्ली वाली दिल्ली वाली। तो वो एक दिमाग में बन गया यार, दिल्ली नहीं जीतती है। तो मैंने कहा मैं जिस टीम पे हाथ लगाऊंगा वो हारेगी। तो मैंने वो टीमों पे हाथ लगाना शुरू किया जो जितवाना चाहते, मतलब जो लोग फेवर करते थे। जैसे मेरा दोस्त कहता था मेरी फेवरेट टीम ये है, मैं कहता हूँ मेरी भी है, क्योंकि मुझे पता है वो हारेगी। मैं जिस पे हाथ लगाऊंगा वो हारेगी। तो फिर मैंने ऐसे करके बहुत टीमें बदली है। बट मैं ओवरऑल बताऊँ तो मैं ना टीम से ज़्यादा प्लेयर को फॉलो करता हूँ, और उस प्लेयर की वजह से वो टीम अच्छी लगने लगती है। शायद मेरे हिसाब से लोग भी ऐसे ही करते होंगे। मेरे को सहवाग पसंद था, इसलिए मेरे को दिल्ली पसंद था। फिर सहवाग से पंजाब चला गया, तो मुझे पंजाब अच्छी लगने लग गई। फिर उसके बाद में विराट कोहली मुझे अच्छा लगने लगा, तो विराट कोहली आरसीबी में था इसलिए मुझे अच्छा लगने लग गया। धोनी मुझे पसंद आना जब शुरू हुआ, तब फिर आरसीबी मतलब सीएसके भी अच्छी लगने लग गई। स्टार्टिंग मुझे धोनी पसंद नहीं था, तो मुझे सीएसके अच्छी नहीं लगती थी। जब मुझे लगने लगा, मैंने कहा भाई अच्छा लीडर है। क्रिकेट का कोई रिलेशन नहीं है, बट मुझे उस बंदे की पर्सनैलिटी अच्छी लगने लग गई। मैं बंदा ठीक है यार, करेक्ट है। तो मैं पर्सनली प्लेयर्स की वजह से टीम को पसंद करता हूँ। जैसे मुझे मुंबई पसंद थी, बट उसमें अब हार्दिक पांड्या आ गया तो मुझे मुंबई पसंद नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू कंज्यूम? लाइक अभी आपने जैसा बताया ना कि मैं बहुत ज़्यादा एजुकेशन, मतलब बहुत ज़्यादा एजुकेशन वाला या इन्फॉर्मेटिव कंटेंट कोई भी कंज्यूम नहीं करेगा कि पूरा दिन भर आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही देख रहे हो। बिल्कुल। कंटेंट क्या कंज्यूम करते हो आप? या मैं ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम नहीं करता हूँ, मैं नेटफ्लिक्स वाला बंदा हूँ, मूवी शो भी देखते हैं हम। हाँ, तो मैं यूट्यूब वाला कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम नहीं करता। यूट्यूब पे मैं वर्ल्ड अफेयर देख लेता हूँ, इक्का दुक्का और देख लेता हूँ एजुकेशनल कंटेंट। वर्ल्ड अफेयर है जो कि एक आप कह सकते हो रेगुलर वाला है। वर्ल्ड अफेयर नहीं, अब वो दूसरे चैनल पे चला गया, प्रशांत धवन। हाँ, वो दूसरे चैनल पे चला गया, वो IAS स्टडी IQ IAS पे। हाँ, पहले वो स्टडी IQ में थे, देन वी जम्प्ड इनटू एन एकेडमी वर्ल्ड। हाँ, वो पसंद है मुझे, और बाकी सब ऑन ऑफ चलता है। बाकी मेजरली तो हम मूवी देखते हैं। मेरी वाइफ रोज डिसाइड करके रखती है आज ये की मूवी ये है, तो हम बैठ के मूवी देखते हैं। कभी मूवी की जगह वेब सीरीज देख लेती है, तो फिर मैं रात को 3 बजे तक बैठ के वेब सीरीज खत्म करता हूँ, फिर मैं ऑफिस लेट आता हूँ। आपकी फीड में कभी ये वाली बकचोदी वाली रील आती है कि क्रिंज कंटेंट हो गया या? हाँ, अंत मतलब मैं कहता हूँ मेरा इंस्टाग्राम फीड जो है ना, जबरदस्त। मतलब 10 में से 10 रीलें शेयर करता हूँ अपनी वाइफ को। ओके, मतलब क्रिंज का बाप जो होता है ना, वो कंटेंट आता है मेरे में। सही है। मतलब जिसमें कोई भी किसी को पेल रहा है, कुछ भी चल रहा है, कुछ हद से कूद गया है, वो वाले नहीं होते सेल्फ हार्म वाले कंटेंट। वैसे बच्चों का कंटेंट, छोटा सा बच्चा है, उसने फेंक के अपनी मम्मी को कुछ मार दिया, पापा को कुछ मार दिया, गंद मचा रखा है घर के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो फीड है ना, वो बहुत अच्छा मैंने अपने हिसाब से ट्रेन कर रखा है। जैसे मुझे लगता है मेरे मतलब का कंटेंट नहीं है ना, मैं इंस्टाग्राम बंद कर देता हूँ। ओके, फिर मैं 15-20 मिनट बाद फिर से खोलता हूँ, फिर देखता हूँ, फिर फीड ठीक होता है। जब भी मुझे लगता है मेरा
जो एक वीडियो मेरे मतलब की नहीं आई ना, मैं इंस्टाग्राम बंद कर देता हूँ। और मुझे चाहिए प्योर एंटरटेनमेंट कंटेंट इंस्टाग्राम पे, बात खत्म। ठीक है। जितना बेकार कंटेंट दुनिया को लगता है ना, उससे भी बेकार कंटेंट देखता हूँ मैं। राइट। वो एक वे आउट, पर मैं ज़्यादा नहीं देखता। यही है, रात को देख लिया 5-10 मिनट 15 मिनट बस। वो टाइम कैपिंग लगाना जरूरी होता है। हाँ, मतलब इससे ज़्यादा नहीं देखता, थोड़ा सा देखा फिर क्या हो गया बस, बहुत। अपनी वाइफ को भेज दिए सुबह, मतलब 10-15 भेज, या टॉयलेट में ले जाता हूँ, बेस्ट तरीका। टॉयलेट में ले गए बस, जितनी देर किया उतनी देर में। ये एक जो चीज़ चल रही है ना अभी, जैसे हमने देखा कि डोली चाय वाले के साथ में बिल गेट्स का कोलैबोरेशन हुआ, राइट। पीपल कॉल इट अ क्रिंज कंटेंट कि वो प्योर क्रिंज है, बट स्टिल हम बड़े कोलैबोरेशन देखते हैं कभी, और हम लोग इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाते हैं। फिर हमने अभी ये एल्विश भाई वाला जो सीन हुआ, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चली, कंट्रोवर्सी चली। ऐसे कंटेंट को देख के डू यू फील लाइक कि यार इन्फॉर्मेटिव कंटेंट वाले को वो ग्लैमर नहीं मिलता है जो ग्लैमर मिलना चाहिए? मैं अगेन वही बोलता हूँ ना यार, मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में भी ना, लोग थके बड़े हैं, थक के ऑफिस से आ रहे हैं, तो मेरा कंटेंट क्यों देखेंगे? मैं तो सीरियस, मैं तो ईमानदार वाला बंदा हूँ ना। मैं क्यों पहले जो आप सोच रहे हो ना, ये मैं पहले ही सोचता था। 2017-18 में मैं यही सोचता था, यार ये नहीं होता, वो नहीं होता, वो नहीं होता। फिर मैंने जब खुद का पैटर्न रिकग्नाइज किया और सबका पैटर्न रिकग्नाइज किया, मैं कहा हर बंदा नहीं देखता यार। 24 घंटे नहीं कर सकता कोई बंदा वो काम ना, उस फेज में रह नहीं सकता। तो जो बंदा ज्यादा करेगा उसी के साथ तो कनेक्ट करेगा ना। करेक्ट है। हमारा कंटेंट ज्यादा कंज्यूम ही नहीं करेगा, तो जब करेगा उतना ही कनेक्ट कर पाएगा। वो ऑडियंस छोटी है, राइट। तो क्यों फालतू का हम सोचे? क्योंकि देखो, कॉमेडी कंटेंट हर एक बंदा देखेगा, राइट। अब एजुकेशन के अंदर भी 50-60 अलग अलग नीशेस है। करेक्ट है। अब आपने वो एक छोटी सी नीश पकड़ी है, वो बंदे का टाइम भी पहली बात, वो बंदे को जब वो फ्री होगा तब आपका कंटेंट देखेगा। करेक्ट है। वो लाइट होने के लिए आपका कंटेंट नहीं देख रहा, अनटिल वो तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए आपका कंटेंट देख रहा है। बट वो जब फ्री होने वाला है वो तभी आपका कंटेंट देखेगा। ठीक है। उसके पास में आप जैसे 50 चैनल और है जिनकी वीडियोस आ रखी है, उसमें से आपका एक चैनल उठाएगा वो, और उसके बाद में आपका कंटेंट देखेगा। राइट। कितना छोटा है। एंटरटेनमेंट में एक वीडियो देख लेंगे हम, फिर दूसरी भी देख लेंगे, फिर तीसरी भी देख लेंगे, चौथी भी देख लेंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। एक के बाद एक कॉमेडी वीडियोस देख सकते हैं लोग। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसलिए उनका टाइम बड़ा है, इसलिए एजुकेशन का टाइम छोटा है, और इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। राइट। कि अगर हम एल्विश की बात करके चले, वो जिन लोगों को अप्रोच कर रहा है, लोग क्रिंज व्रिंज बोलते हैं, अरे भाई ऑडियंस फॉलो कर रही है ना, बात खत्म। अपने आप को ना हम दिल की संतुष्टि के लिए बोलते हैं कि वो क्रिंज है, वो ये है, वो है, वो है। कहने को तो हम अपना कंटेंट भी तो बोल सकते हैं ना कि भाई बहुत टेक्निकल कंटेंट है। वो एक वर्ड बना दिया कि क्रिंज टिकटॉक के जमाने से, तो अब हमारे एजुकेशनल कंटेंट में भी कोई ऐसा कोई वर्ड बना ले कि भाई साइन थीटा कॉस थीटा ही करते रहते हैं, फिर वो चलने लग जाएगा। वो एक टर्म्स होती है जो धीरे धीरे करके पॉपुलर होती है। तो मुझे लगता है कुछ क्रिंज नहीं होता, हर एक की ऑडियंस है। किसी महान शख्स ने कहा था, चू बनने के लिए चू बनाना पड़ता है। तो ये अगर आप बड़े क्रिएटर्स की बात करके चलो, तो ढिंचैक पूजा का अगर आप पहला कंटेंट देखते हो, सेल्फी मैंने ले ली, जो भी आया था उसका, ठीक है, कंटेंट खराब था, सबने मीम्स बनाए, सब कुछ कमाया, फेम किसको मिला? पैसे किसने कमाए? ब्रांड डील किसने करी? अब लॉजिकली सोचो, दिमाग लगा के, कॉमन सेंस वाली बात है। लोगों ने बाद में जो बाकी गाने भी है सबका मजाक बनाया उसका, पर कॉमन सेंस सोचो, उस बंदी ने करोड़ों रुपए छाप लिया पहले गाने से। करेक्ट है। सब कुछ करने का। अब जिस बंदे पर करोड़ों रुपए है इस ऑटो ट्यून की दुनिया के अंदर, उसका अगला गाना बहुत बढ़िया नहीं होना चाहिए था? करेक्ट है। दूसरा गाना भी बंदी का ऑफ बीट था, हाँ, और ऐसे ही फुद्दू सा कंटेंट था, प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत बेकार थी। क्यों थी? वो चल रही है। हाँ, उसको पता था लोग मीम बनाएंगे, बनाते रहे, मेरा तो पैसा बनेगा ना। करेक्ट है। तो उसने बना के डाल दिया, फिर चल गया, फिर लोगों ने मीम बनाए, लोग कहते देखो कितना क्रिंज है। अरे भाई वो क्रिंज है, तुम कंज्यूम करके तो वीडियो बना रहे हो। करेक्ट है। तुम ना देखते? अभी हिंदुस्तानी भाऊ का कोई सीरीज आया हुआ है, सबके सब उस पर मीम बना रहे हैं, तुमने देखा है ना? करेक्ट। लोग बिग बॉस के ऊपर बना रहे हैं, भाई तुम देखते हो तो तभी तो बना पा रहे हो, तुम नहीं देखते होगे तो नहीं बना पाओगे, और तभी चल रहा है। हाँ बस, तुम ना बनाओ बिग बॉस का कंटेंट, तो लोग जो तुम्हारी वीडियो देख रहे हैं वो किस लिए देख रहे हैं? इसलिए तो देख रहे हैं क्योंकि बिग बॉस के चक्कर में। तो वही मैं बोलता हूँ, कैरी मिनाटी नहीं बोला था, ये चू बनने के लिए चू बनाना पड़ता है। तो जितने भी लोग हैं ना, ये पुनीत सुपरस्टार, राइट, वो क्या है? ये वो भाई बहुत स्मार्ट बंदा है वो, लोगों को लग रहा है वो क्रिंज है, भाई तुम समझो ना कितना स्मार्ट बंदा है वो। उसने अपनी ऑडियंस रिकॉग्नाइज कर ली है, और उसको पता है इस ऑडियंस को क्या पसंद है, मेरा क्या पर्सोना बनाऊं जिससे वो लोग रिलेट कर पाए, और वो कर रहा है, पैसे कमा रहा है, ब्रांड डील्स कर रहा है। करेक्ट। हम तो नहीं कर पा रहे ना, हम तो एजुकेशन के नाम पे हम तो अपनी ऑडियंस को नहीं समझ पा रहे, हम तो अपनी नीच के अंदर ऐसे कुछ इनोवेट नहीं कर पा रहे, पर वो लोग कर पा रहे हैं। करेक्ट।
तो मुझे लगता है कि हमको सोचना है कि वो क्रिंज है या नहीं है, कितने स्मार्ट है वो सोचो। बहुत स्मार्ट है। और ही जो चला लोगों ने मीम बनाया, क्या स्मार्ट आदमी है भाई। करेक्ट। लोग बोलेंगे क्या फुद्दू आदमी है, क्या फुद्दू बातें कर रहा है। अरे भाई वो फुद्दू जान करके कर रहा है ताकि तुम बोलो क्या फुद्दू आदमी है। तुम नाम लो उसका, तुम याद रखो उसको। करेक्ट। हमेशा हम एक्सट्रीमिस्ट को याद रखते हैं, मीडियोकर्स को याद नहीं रखते। करेक्ट। तो एक्सट्रीमिस्ट बनो ना। अब बहुत अच्छे में एक्सट्रीम नहीं बन सकते तो नीचे में बन जाओ, पर एक जगह तो नाम मिल जाए। एक जगह तो नाम मिलेगा। साहिल भाई, क्रिप्टो और बिटकॉइन पे बात करते हैं। मुझे बिटकॉइन और क्रिप्टो का इंडिया में क्या सीन चल रहा है, पहले आप वो हमारी ऑडियंस को बता दीजिए। यार मैं पर्सनली क्रिप्टो का सपोर्टर नहीं हूँ। मैंने खुद बहुत बड़ा लॉस किया। ओके। और मैंने कभी इसके अराउंड कंटेंट भी नहीं बनाया, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना है पहले मैं खुद करूँ, प्रूफ करूँ, जब मुझे समझ में आ जाए तभी मैं उस चीज़ों की एडवाइस दूँ। तो अभी के टाइम पे बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं क्रिप्टो को, पिछले कुछ टाइम से बढ़ा है। सबको लगता है क्रिप्टो एक ऐसी चीज़ है जो ऑल्टरनेटिव करेंसी बन जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। पर मुझे नहीं पता होगा नहीं होगा। मुझे लगता है कि मैं एक राइट बंदा नहीं हूँ जो इसके बारे में बताए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कोई बोलूँगा कि मुझसे ना पूछो तो बेटर है। क्योंकि यार मैंने 20-21 की बात है, ठीक है, तो उस टाइम पे सब क्रिएटर क्रिप्टो कर रहे थे। राइट। मुझे भी फोमो हो गया। और मेरे साथ वो प्रॉब्लम है कि भाई मुझे नहीं आता, लोगों को आता है, मैं भी सीख लूंगा। ठीक तो मैं भी सीखने लग गया, मैंने भी कुछ किया। हाँ। फिर मेरा एक कज़न है, वो कहता कि भाई मैं रात को जाता हूँ 5 स्टार के अंदर, एक बोतल शराब पीता हूँ और सुबह उठता हूँ 1 लाख के 20 लाख करके। और भाई ये क्या गेम बनाई है तुमने? ओके। तो मुझे बताता है कि भाई एक ग्रुप है टेलीग्राम पे, मैंने ज्वाइन कर रखा है। ठीक है। उसमें आता है कि क्या है क्या नहीं है। मैं शराब पी के जो वो कहता है वो करता रहता हूँ, सुबह पैसा बन जाता है। ओके। तो फिर मैंने उसको कहा भाई ये ग्रुप इलीगल होते हैं, ये फुद्दू बनाते हैं, होता है वो ट्रेडिंग स्कैम होता है। मैंने कहा ऐसा हो रहा है कि तेरे से हवा क्रिएट करवा रहे करे। कह रहा नहीं भाई मैंने $25,000 का दे रखा है, $25,000 देता हूँ मैं महीने का इस ग्रुप का। ओके। कहता है वो सारे बड़े बंदे सिखाते हैं बकायदा। कहता मुझे कुछ समझ में नहीं आता, ये टिप देते मैं तो वही लगा रहा, तेरे जैसों के लिए बहुत बढ़िया, तू सीख ले। तो उसने मेरे को लॉग इन करा दिया। ठीक है। अब मैं बैठ के डेढ़ हफ्ता मैंने लगाया। तो उसने मेरे को बताया कि कैसे पेनी स्टॉक जैसे होते हैं ना, वैसे क्रिप्टो के अंदर ढूंढने हैं जो कम वाले हैं, जो जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल है, ये है वो है। मैं वही लॉजिक लगा के मैंने ढूंढना शुरू कर दिया। ठीक है। और मैंने बिटकॉइन ढूंढ निकाला, बिटटॉरेंट, सॉरी मैंने बिटटॉरेंट ढूंढ निकाला। तो बिटटॉरेंट क्या था, टॉरेंट के ऊपर क्लाइंट था। ठीक है। और मुझे टॉरेंट समझ में आता था, पूरी जिंदगी टॉरेंट से ही काटी थी। तो मैंने भाई ये बढ़िया चीज़ है। ठीक है। मैंने उसके पीछे की साइंस रिसर्च करी, मेरे को चमक गई। मैं भाई ये तो यही आग लगाएगी फ्यूचर के अंदर। ठीक है। मैंने लगा दिया पैसा। ओके। बहुत पैसा लगा दिया, मतलब ये मान के चलो। उसके बाद ये जो अभी पीछे मार्केट घटी थी, तो पहला फॉल आया। तो भाई ट्रेडर दोस्तों ने बताया कि भाई जब भी नीचे जाए तो इन्वेस्ट कर दो। ठीक है। ठीक है। मैंने इन्वेस्ट कर दी फिर से, फिर नीचे चला गया। ओके। फिर वो बैलेंस आउट करने के लिए कहते हैं डबल कर दो, जितना लगा रखा था उस पोर्टफोलियो को डबल कर दो। ठीक है। तो नीचे जाए तो फिर डबल कर दो। फिर लगा दिया 3 बार लगा दिया। अब मैं खुद परेशान, मैं कहा भाई ये क्या कर दिया मैंने, नीचे जा रहा है। तो मेरा जो पोर्टफोलियो था वो 98% डाउन था। ओके। खत्म पैसा। मैं परेशान में, भाई क्या कर दिया ये पैसे कमाने के चक्कर में पैसे गवा दिए मैंने। और उस टाइम पे मैं सोच भी रहा था कि मैंने कहा ये जो मैं सीख रहा हूँ ना, अगर मेरे को समझ में आ गया तो मैं यूट्यूब पे लोगों को फ्री में सिखाऊंगा। ठीक है। बट मेरे पैसे डूब गए, तो मैंने कहा भाई मैं नहीं सिखाऊंगा। तो उस दिन मैंने ये सोच लिया कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि मेरे साथ वही वाला सीन है, मैं जिस पे हाथ रखता हूँ वो खत्म हो जाता है। अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में, स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू में सब कुछ सही चलता है। बट मैंने नोटिस किया है मैं जिसको सपोर्ट करता हूँ ना, मान के चलो वो बर्बाद हो जाता है। तो अभी जैसे अगर मान लो मैंने अभी कंपनी बेची तो मेरे पास फंड पड़ा है, तो अगर वो फंड मैंने स्टॉक मार्केट में डाल दिया ना, जिस दिन डालूंगा उस दिन मार्केट क्रैश हो जाएगी। ओके। ऑलरेडी प्रेडिक्टेड। हाँ ये पता है मुझे। मैं तो कई बार सबसे बोलता हूँ, मैं कहा मार्केट क्रैश करवा के दिखाऊं। मैं कहा मार्केट क्रैश करा के दिखाऊं। सही है। मतलब ऐसा है मेरे साथ ना, मैं जब भी कुछ लमसम बड़ा इन्वेस्ट करता हूँ कहीं पे भी, वो गिर जाता है, सब कुछ पॉजिटिव होने के बावजूद। तो इसलिए मैं राइट बंदा नहीं। स्टार्टअप में इन्वेस्टिंग का कभी फोमो हुआ है कि यार फंडिंग करता हूँ मैं, तो स्टार्टअप फंडिंग करता हूँ। करता हूँ, सही है, क्या दिक्कत है, इससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है मेरे हिसाब से। क्या मिलेगा शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं मिलता है। ठीक है। स्टार्टअप में जो इन्वेस्ट करके मिलता है वो अलग ही है।
नशा है वो, मतलब ना कैसे किन पैरामीटर्स पे इन्वेस्ट करते हो, मतलब किस इंडस्ट्री में आप ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो अभी? कोई लॉजिक नहीं है। ऐसा? बंदे आते हैं, मेरे कंसल्टेशन का 20,000 रुपये घंटा लेता हूँ। ठीक है। बंदे आते हैं कंसल्टेशन लेने के लिए, 3 कंसल्टेशन 4 कंसल्टेशन लेने के बाद में अगर मुझे लगता है उसमें इन्वेस्ट करा सकता कर देता हूँ। ओके। ठीक है। या कोई आता है मेरे पास कि भाई आप इन्वेस्ट कर दो या मेंटर बन जाओ मेरे, तो एडवाइजरी इक्विटी ले ले, काम हो गया। बस ऐसे कर करके इकट्ठा होता जाता है। नाइस। तो मतलब मुझे अगर सब बिजनेस समझ में आता है तो मैं कर लेता हूँ, और मैं बिजनेस में वही देखता हूँ कि अपसाइड होनी चाहिए। ओके। सिंपल सी बात, मतलब वो बहुत सारे KPIs नहीं देखता क्योंकि कंपनी छोटी है तो बहुत सारी चीज़ें नहीं देख सकता मैं। करेक्ट है, इनिशियली पे। बट मैं अपसाइड देखता हूँ अपना कि मैं इसमें कुछ पार्टिसिपेट करवा के ग्रो करवा पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या मेरी हेल्प हो पाएगी। जैसे फूड में इन्वेस्ट किया, ठीक है। उसका खाना बढ़िया था तो मैंने कहा चल इन्वेस्ट करो, जिंदगी भर का खाना तो फ्री हो गया। राइट। ऐसा सही है। तो मैं इस ऐसे मोटो से भी कर लेता हूँ कई बार। नाइस। सही भाई, मज़ा आया आपसे बात करके। आई फील कि जब भी अगर दिल्ली आना होता है आई वुड लव टू हैव यू मोर पॉडकास्ट, श्योर कि मज़ा आए और आपसे बात की जाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आशीष इंटरेक्शन। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑन इट? बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। आपसे बात की जाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आशीष इंटरेक्शन। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑन इट? बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया।